हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दिव्या। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये जाना था कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है एंड मेटेलॉइड्स क्या है, और उसके साथ साथ में इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि भौतिक जो गुण धर्म होते हैं वो क्या क्या है। बट आज हम लोग ये जानेंगे कि इनकी केमिकल यानी कि रासायनिक प्रवृत्ति क्या होती है और कहाँ से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ ही में अब से आपको डेली कुछ एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक अलग सेशन रहेगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आप हमसे इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, और वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्योंकि जब आप एग्जाम में देखेंगे तो यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जस्ट ए मिनट। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। नॉर्मली जो हमारी मेटल्स होती हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे देती हैं किसी अनदर को, और फिर क्या करती हैं, और फिर वो कोई ना कोई बॉन्ड बना लेती हैं किसी अनदर एलिमेंट्स के साथ। देखिएगा, धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1 से 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है इनका जो ऑक्टेट है, अष्टक है, वो अपूर्ण होता है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपने जब भी मुझसे पहले भी पढ़ा है तो हमने ये बात जरूर करी है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है ना, वो भी हमेशा जद्दोजहद में रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो बाहरी कक्षा है उसके अंदर उसका अष्टक पूरा रहे, यानी कि उसका ऑक्टेट पूरा हो। अगर वो नहीं होता है तो इसी जद्दोजहद में कोई भी एलिमेंट जो होगा, एटम जो होता है, वो किसी अनदर एटम के साथ जुड़ेगा और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है, और उसी से ही फिर बहुत सारे तत्व और यौगिकों का निर्माण होता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इनका जो बाह्यतम कक्षा है, इनका जो बाहरी कोश होता है, उसके अंदर ऑक्टेट पूरा नहीं होता, क्योंकि 1 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अष्टक पूरा नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के कंपेरेटिवली ज्यादा क्रियाशील होती हैं, क्योंकि क्या होगा, अष्टक पूरा करना चाहेंगी, और अगर अष्टक पूरा करना है तो किसी अनदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ क्रिया कर देंगी, और अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देंगी, डोनेट कर देंगी, ताकि अष्टक पूरा हो जाए। ओके, तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर, जब हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया करी थी, उसके बारे में मैंने आपको ना एक एलिमेंट की सीरीज बताई थी कि कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो वहां पे जब आप देखेंगे, मोस्टली आपकी जो धातुएं थी वही थी, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह, ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील हैं। तो वो सीरीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे हम लोग यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट, कि इनकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हमेशा कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव आता है। और अगर कोई ग्रहण करता है तो उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, बट उस समय पे, चलो यहां से आपको एक चीज समझा देते हैं, ताकि आपको ये कभी दिक्कत होगी ही नहीं, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आता है। अरे जस्ट ए मिनट। यस, देखिए, ठीक है, आपको ये समझना है, जैसे कि आपने ये तो देखा ही है, NaCl देखा है ना, जिसके अंदर ये सोडियम जो है ये क्या है, एक मेटल है, ठीक है, यानी कि एक धातु है। और क्लोरीन क्या है, ये आपका नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। यहां से आप समझिएगा अब होता क्या है। सोडियम जो है ना, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है 11,
क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 11 है। अब परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन भी 11 है। डन। अब अगर हम इसके विन्यास की बात करेंगे, 2, 8 और 1। अब ये चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा रहे, मैं स्टेबल रहूं, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने त्याग दिया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 10, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश, नेगेटिव होता है, इन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसी वजह से अब पूरे ओवरऑल अगर हम एटम की बात करें तो कौन सा आवेश ज्यादा है, पॉजिटिव हुआ ना, क्योंकि कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या समान होती है और दोनों पे अपोजिट चार्ज होता है, तो जस्ट न्यूट्रल रहता है। परंतु यहाँ पर क्या होगा कि जब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो उस स्थिति में इसके पास नेगेटिव आवेश तो कम हो जाएगा और पॉजिटिव ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए ओवरऑल उस एटम के ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। सेम क्लोरीन के मामले में, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, प्रोटॉन भी कितने हैं, 17 हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, 2, 8, कितने बचे, 7 बचे लास्ट में। अब इसके पास तो है 7, ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है। कौन दे देगा, सोडियम दे देगा, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 17, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। कौन सा आवेश बढ़ गया, नेगेटिव बढ़ गया। तो इसीलिए जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये बहुत अच्छे से समझ लिया ना, तो गारंटी है कि कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऐसे ही आपका जो रेडॉक्स रिएक्शंस होता है वहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम्पल आपका प्लस माइनस करके दिया जाता है। अगर ये चीज क्लियर है तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है मेटल्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम होती है। अब यहाँ से देखिएगा कि धातु और अधातु में ना नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाता है, देखो यहाँ पे ना कुछ बॉन्ड्स हैं, ये मैं आपको वैसे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है, और वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से समझिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन को देखो ऑक्टेट पूरा करना है, अब कई बार इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, या तो दे दिया जाएगा या गेन कर लिया जाएगा, जैसे NaCl के मामले में हो रहा था। हर बार तो ऐसा हो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन है, अब कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब ऐसा कौन होगा कि जो उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं हो पाएगा ना। तो इस कंडीशन में वो लोग कर लेते हैं शेयरिंग, ठीक है, यानी कि बांट लेंगे। अब बांटने के दौरान क्या होता है कि जो आपका ये मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाता है, इसीलिए मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो काफी कम होती है। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी कम होती है मेटल्स के अंदर। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इंडिविजुअली आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया जा सकता है, या उसके अलावा पर्टिकुलर आपको दिया जा सकता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, कुछ इस तरीके से भी आपके यहाँ से प्रश्न बनेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है,
जैसे जैसे आप यहाँ पे इस तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ये आपका इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या यहाँ पे ये क्या है, ये आपके नॉन मेटल्स हैं। तो इनके अंदर जो फ्लोरीन है ना, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आपको पर्टिकुलर 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स किए होंगे तो ये प्रश्न आपने जरूर देखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बातें कुछ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, यहां से ये फिक्स क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब देखिएगा, बात करते हैं कि जब भी हमारी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती हैं तो क्या होता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और ये अभिक्रिया कहलाती है कंबशन यानी कि दहन। आप लोग ये तो जानते ही हैं, जो ऑक्सीजन है वो जलाने का काम करती है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम किसी वस्तु को जला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर मेटल यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से आयरन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो क्या बना देगी, आयरन का ऑक्साइड बनाएगी। जनरली ऑक्साइड बनेंगे, अब मेटल है आपका, कैसी है, धातु है, तो कैसे ऑक्साइड बनेंगे, धात्विक ऑक्साइड बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, और इनका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक नेचर, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ये बेसिक नेचर के होते हैं और क्या बनाएंगे, ये आपके धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। और इस प्रकार से जो ये रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन भी कहलाती है। ऐसे ही मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा और ये जल के एक पर्टिकुलर एक आपका एक सॉलिड सा एक फॉर्म बना देगा, राख टाइप बना देगा। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट देखो, उसके अलावा हमारे कुछ मेटल्स हैं जैसे कि जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं और अगर आप उनको खुले में छोड़ दोगे तो वो आग पकड़ लेती हैं। मैं बात कर रही हूँ सोडियम एंड पोटेशियम, जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, झट से रिएक्शन कर जाती हैं और आग पकड़ लेती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सामान्य टेम्परेचर पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगती हैं और इसीलिए इनको हम लोग मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत याद, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम इनको इम्पॉर्टेंट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपने ये सारे क्वेश्चंस देखे होंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कीजिए और वहां से आपको आइडिया लगेगा। अगर आप ये क्लासेस देखकर अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं तो गारंटी है कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मैग्नीज। मैग्नीज नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है, परंतु जब आप इसको बहुत गर्म करेंगे तो गर्म करने पर तेज प्रकाश और अधिक ऊष्मा के साथ जलेगी और मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण करती है। नॉर्मली रिएक्शन नहीं करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करेगा, आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा अप करेंगे तब जाकर जलेगी और मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण करेगी। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या मैग्नीज नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, नहीं करती। इसके लिए इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं लोहा धातु शुष्क वायु में गर्म करने पर नहीं जलता है। नॉर्मल अगर ड्राई एयर होगी तो वो नहीं जलेगा। इसका मतलब ये है, आपने देखा नहीं है रस्टिंग का जो प्रोसीजर होता है, जंग लगने का प्रोसीजर, वो ऐसे नहीं होता है। अगर यहाँ पे गर्मी रहेगी तो लोहे पर जंग नहीं लगती है, परंतु जब नमी हो जाती है या लोहा जब एयर के या नमी वाली एयर के कांटेक्ट में आता है जिसके अंदर पानी की मात्रा होती है,
तब वो जंग पकड़ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, शुष्क वायु यानी कि ड्राई एयर में ये नहीं जलता है, परंतु आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और इस पर जंग लग जाती है। और ये है जंग का यानी कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला, रस्टिंग का फॉर्मूला अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये रहेगा वैसे Fe3O4। डन, इस तरीके से है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, देन आप पुटअप कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगती है तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब से आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर रहेंगी। अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो बेशक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा, बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया, पानी के साथ रिएक्शन। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, परंतु क्षारीय धातुएं जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। ऐसी मेटल्स जिनका बेसिक नेचर की होती है वो बहुत जल्दी पानी के साथ अभिक्रिया करेंगी, परंतु नॉर्मली जो धातुएं हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया कर भी लेती हैं और कुछ धातुएं नहीं भी करती हैं, और अगर करती हैं तो धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम को पानी में डालेंगे तो वो जलने लगेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कैल्शियम की पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। पूछा जाता है जैसे कि कौन सी धातुएं हैं या कि नॉर्मली जो धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, तो वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएंगे साथ में, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ओके, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आगे चलिएगा, एल्यूमिनियम है, लोहा है और जस्ता, ये धातुएं ना तो ठंडे और ना ही गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, परंतु ये स्टीम के साथ अभिक्रिया करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी है, एल्यूमिनियम है, लोहा है और जस्ता। एल्यूमिनियम, लोहा, जस्ता ना तो ठंडे पानी के साथ और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेंगी, ये स्टीम के साथ यानी कि भाप के साथ रिएक्शन करके धातु का ऑक्साइड और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, यहां पर है आपका पानी, अब ये गैसेस फॉर्म में है यानी कि ये स्टीम है, ठीक है, क्योंकि भाप ही तो गैसेस फॉर्म में रहेगा ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ पे भी सिमिलर आपका जो आयरन है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ओके, चलो अब देखिएगा कि जैसे कि लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है और कॉपर, ये धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। कौन कौन सी, लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन नहीं करती है। एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, और नॉर्मली कुछ धातुएं जो है वो नॉर्मल पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं, ये अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा, नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज देखी वो मेटल्स की देखी, अब नॉन मेटल्स का देखते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाती हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्लोरीन की बात करी थी, जब वो सोडियम के साथ जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अपना अस्त्रक पूरा करने की कोशिश करेगा। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, अगर गेन करेंगी तो नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में बात करते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कैसे होती है। नॉर्मली नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजक बंध होता है जो साझेदारी से बनता है। उसके बाद भी इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर अच्छी होती है। हमने जैसे कि देखा था ना फ्लोरीन, उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जो अक्सर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए
आगे देखिएगा, धातुओं के विपरीत, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। नॉर्मली अधातु के अंदर जो होते हैं, इनके अंदर 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जबकि आपका हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि ये नॉन मेटल है, इसके अंदर 1 और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर कोश में, परंतु बाकी की जो नॉन मेटल्स है उनके अंदर 3 से 4 होते हैं। अब देखो 3 से 4 होंगे, बाहरी कक्षा में 8 चाहिए। अब ये क्या करेंगे, ना तो दे सकते हैं ना ले सकते हैं, तो ये शेयरिंग कर लेती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को साझा करके कोई ना कोई कंपाउंड या कोई आपका एलिमेंट बनाएंगी, कोई यौगिक बनाएंगी, ताकि अपने आप को स्टेबल कर पाए। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिएगा, ये हमने देख ही लिया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। परंतु यहाँ पे जब बात करेंगे कि अगर कोई भी नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड बनेंगे वो कैसे होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे, यानी कि एसिडिक नेचर के होते हैं। परंतु हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो पानी बनाएगा, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, तो या तो ये एसिडिक नेचर के होंगे या फिर न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। चले आगे देखिएगा, पानी से अभिक्रिया। नॉन मेटल्स आमतौर पर जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण अवश्य ही करते हैं। नॉर्मली जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु मेटल्स पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रही थी, और साथ में किसका निर्माण कर रही थी, हाइड्रोजन ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके, और साथ में वो हाइड्रोजन बना रही थी। परंतु यहाँ पर ये रिएक्शन ही नहीं करती है नॉर्मली पानी के साथ। अगर रिएक्शन करेंगे तो कौन करेंगे, अधातु के ऑक्साइड करते हैं। जैसे कि CO2 पानी के साथ रिएक्शन करता है तो इसने कार्बोनिक एसिड बना दिया। समझ पा रहे हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शंस करके किसी न किसी एसिड का निर्माण अवश्य करते हैं। आई थिंक आपने इस तरीके से तो ये नहीं पढ़ा होगा, ये जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं पढ़ी होंगी, और यहीं से हमारे प्रश्न बनते हैं। और फिर हमें लगता है कि अरे हमने तो सही से पढ़ा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, बट फिर भी हमारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, एग्जाम में हम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बने तो आप हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ओके ठीक है, और इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉस्फोरस है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ये अगर आप इसको खुले में छोड़ोगे तो आग पकड़ लेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग पानी में डुबो कर रखते हैं। तो ये हमारी थी कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। आगे आने वाली क्लास में हम लोग एलॉय को डिस्कस करेंगे, एंड साथ ही में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कुछ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स हैं इनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे डेली रूटीन में भी और आपके एग्जाम में भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।